हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के आज के लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन चैप्टर के क्वेश्चन पेपर्स के डाउट डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट था और उसके कंप्लीट होने पर आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजा गया था। इस क्वेश्चन पेपर को जिन बच्चों ने सॉल्व किया था उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, वो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों को दिक्कत आई थी कुछ सॉल्व करने में, तो हम यहां पर उसको डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन बच्चों को बताते हैं। क्वेश्चन है, अ ग्रामोफोन डिस्क रोटेट्स एट 60 आरपीएम। सबसे पहले ये देखें, ये इंस्ट्रूमेंट आपने जरूर देखा होगा पुरानी मूवीज में। जो भी कुछ 50 साल से ज्यादा पुरानी मूवीज हैं या किसी आज की मूवी में भी कुछ हिस्ट्री, जब ब्रिटिश पीरियड के आसपास के कहानी कोई उसमें मूवी में दिखाई जाती है, तो उसमें लोग म्यूजिक सुनने के लिए इसका यूज करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, म्यूजिक सुनने वाले डिवाइसेस भी चेंज होते गए। इस ग्रामोफोन के बाद बहुत अलग अलग डिवाइसेस आए, टेप रिकॉर्डर्स आए, ट्रांजिस्टर्स आए, उसके बाद सीडी आ गई, सीडी प्लेयर्स आ गए और उसमें सीडीज लगती थी। आजकल सीडीज भी उतना पॉपुलर नहीं है। अब लोग पेन ड्राइव या मोबाइल या मेमोरी कार्ड की हेल्प से गाने सुन सकते हैं। अब बहुत सारे डिवाइसेस से आते हैं जिसमें डायरेक्ट मेमोरी कार्ड लग जाता है। लेकिन जब म्यूजिक सुनने की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले ये डिवाइस यूज होता था जिसको ग्रामोफोन कहा जाता था। ये जो आप बड़ा सा भोंपू सा देख रहे हो, इससे साउंड आती थी। और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये जहां पर मैं टिक मार्क कर रहा हूं, ये एक डिस्क होता था, सीडी जैसा सीडी आपको दिखता है, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, वैसा एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डिस्क होता था। और वो डिस्क इस जगह पर रखने के बाद वो डिस्क, ये जो आप हैंडल देख रहे हो, इससे इसमें एक तरह से चाबी भरी जाती थी, जैसे खिलौने में चाबी भरी जाती है फिर वो आगे भागता है। कोई कार वार देखी हो आपने, इसमें चाबी भरने के बाद वो आगे भागती है, ऐसे ही ये रोटेट करके इसमें चाबी भरी जाती थी। और ये डिस्क रखने के बाद ये डिस्क इस पर रोटेट होता था और ये जो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये चीज डिस्क के ऊपर रखी जाती थी और गाना प्ले होता था। आप इंटरनेट पर जाकर, यूट्यूब में जाकर किसी पुरानी मूवी में ऐसे टाइप कर दो ग्रामोफोन प्लेइंग वीडियो, तो आपको दिख जाएगा कि ग्रामोफोन कैसे प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए, ये ग्रामोफोन का रेफरेंस देने के लिए डायग्राम बनाया। मेनली क्या हो रहा होता है, ग्रामोफोन में ऐसे एक सर्कुलर डिस्क होती है, सीडी से काफी बड़ी, ब्लैक कलर की। ये वो डिस्क है जहां पर मैंने ये एरो, ये ग्रीन एरो बनाया। और ये डिस्क ऐसे रोटेट करती रहती है, ये उसका सेंटर है। यहां ये बोल रहा है ग्रामोफोन डिस्क रोटेट्स एट 60 आरपीएम। 60 आरपीएम का मतलब होता है 60 रोटेशंस पर मिनट। आरपीएम है शॉर्ट फॉर्म रोटेशन पर मिनट का। उसके बाद बोलता है, अ कॉइन ऑफ मास 18 grams इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये उस ग्रामोफोन डिस्क का सेंटर है O, और इससे 18 सेंटीमीटर दूर यहां एक कॉइन रखा है और इस कॉइन का मास m, यहां लिख देता हूं मैं m, 18 ग्राम्स है।
आप इसको केजी में चेंज कर लें बाद में, 1000 से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, केजी में बदल जाएगा। फिलहाल वैल्यूज चेंज वेंज करने की तो आती है बात बाद में, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जब ये ग्रामोफोन डिस्क मूव करेगी यानी रोटेट करेगी, तो ये जो आपका कॉइन रखा हुआ है, जो इस सेंटर से कितनी दूरी पर रखा है, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से यहां तक के डिस्टेंस को r बोल देता हूं और यहां लिख देता हूं r की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। इसको भी आप मीटर्स में चेंज कर लें, 100 से डिवाइड करेंगे मीटर्स में आ जाएगा, क्योंकि मैं SI सिस्टम में करना होता है सब कुछ। मेन जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये डिस्क रोटेट करेगी तो ये जो रखा हुआ कॉइन है वो इस तरह से, ये जो मैंने डॉटेड दिखाया है, इस सर्कल में घूमेगा। आप ये करके देख सकते हो, किसी प्लेट वगैरह को लेकर उस पर आप कोई कॉइन रख दो सेंटर से कुछ दूरी पर, तो वो प्लेट को अगर आप अपनी जगह रखकर रोटेट कराना शुरू करते हो तो वो जो कॉइन है उस पर रखा हुआ वो भी गोल गोल घूमता है और कॉइन ऐसे सर्कल में घूमता है। अब आपको मालूम है जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो उसको घुमाने के लिए जो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन उसके घूमने की वजह से ऑटोमेटिकली एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वही होती है फॉर्मूले के मुताबिक जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इनवर्ड लगती है और कौन उसको लगा रहा है ये हमें पता होता है। जैसे यहाँ पर ग्रामोफोन में जब हमने चाबी भरी है तो वो चाबी जब अनवाइंड होगी तो वो गोल गोल उसको घुमाता है। हम ही ने उसको चाबी भरने पर एनर्जी उसके अंदर स्टोर कर दिया है, वही एनर्जी रिलीज होके वो उसको गोल गोल घुमाएगा, फोर्स लगाएगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली बाहर लगेगी। अगर ये डिस्क बहुत तेज घुमा दिया जाए तो ये ऐसे बाहर की तरफ स्लाइड हो जाएगा, जैसे सर्कुलर टर्न लेते हुए कार स्लाइड हो जाती है या कोई व्हीकल स्लाइड हो जाता है बाहर की तरफ। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी mv²/r। r की वैल्यू आपको पता है, ये 8 सेंटीमीटर। इस सेंटर से जितनी भी दूर आप इस ऑब्जेक्ट को रखोगे वो ही उस ऑब्जेक्ट के, उस डिस्क के घूमने पर उस ऑब्जेक्ट के सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। अब आपको m मास तो इस कॉइन का गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ग्रामोफोन डिस्क रोटेट्स एट 60 rpm, a coin of mass 18 grams is placed at a distance of 8 centimeter from the center, calculate the centrifugal force on the coin। आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड आउट करना है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे फाइंड आउट होगा, फॉर्मूला आपको पता है, m मास ऑफ द कॉइन आप यहां से ले लोगे, रेडियस 8 सेंटीमीटर, उसको मीटर में बदल लेंगे, मास को केजीज में। वेलोसिटी आपको नहीं पता है इस कॉइन की, ये वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगी मैं आपको दिखाता हूं। 60 रोटेशन पर मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट में वो 60 रोटेशन करती है। ये कॉइन जब डिस्क घूमेगी, कॉइन भी उसके साथ सर्कल में घूमेगी, तो डिस्क जितना स्पीड से रोटेट कर रही है कॉइन भी उतनी स्पीड से रोटेट करेगी। तो कॉइन का सर्कल में घूमने का जो स्पीड है वो 60 रोटेशन पर मिनट है। और 60 रोटेशन पर मिनट का मीनिंग क्या हो गया, 1 मिनट में 60 रोटेशन। और 1 मिनट को अगर आप सेकेंड्स बोलें तो 60 सेकेंड्स में 60 रोटेशन हो गया। हमने कुछ नहीं किया, आरपीएम का मतलब था रोटेशन पर मिनट का मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट में अगर 60 रोटेशन हो रहा है तो 1 मिनट को अगर सेकेंड्स में कर दें तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 मिनट में 60 रोटेशन, तो 60 सेकेंड्स में 60 रोटेशन हो रहा है, क्योंकि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स। और 1 सेकेंड में कितना रोटेशन हो रहा है, अगर 60 सेकेंड्स में 60 रोटेशन हो रहा है तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन होगा उसके लिए डिवाइड कर देते हैं, तो आपका आंसर आएगा
1 रोटेशन। तो आपने पता लगा लिया कि 1 सेकेंड में 1 रोटेशन होता है, यानी ये जो डिस्क है वो 1 सेकेंड में 1 रोटेशन कंप्लीट करती है, यानी ये जो कॉइन है वो भी 1 सेकेंड में 1 सर्कल पूरा करेगी। और 1 सर्कल पूरा करने के टाइमिंग को टाइम पीरियड कहा जाता है, कैपिटल टी, जो हमारे पास 1 सेकेंड आ चुका है। अब ये जो कॉइन है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 2 पाई आर अपॉन कैपिटल टी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कॉइन जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होना चाहिए। तो एक चक्कर काटने में कॉइन ने 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है, जो कॉइन गोल गोल घूमती है, और कैपिटल टी उस एक चक्कर काटने का टाइमिंग है, जो आपने फाइंड आउट कर दिया है 1 सेकेंड। तो अब आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है 2 पाई आर अपॉन टी, जिसमें आप टी की वैल्यू जब 1 सेकेंड है तो ये 2 पाई आर कहलाएगा, और ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है। तो आप फोर्स के फॉर्मूले में एम वी की जगह ब्रैकेट बना के 2 पाई आर कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, और नीचे आर, फॉर्मूले का आर तो ऐसे कैसी है। अब इस पूरे फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पर जितनी क्वांटिटीज हैं वो सब आपको गिवन है। मास ऑफ द कॉइन 18 ग्राम्स है, मैंने बताया था। मास को 18 ग्राम्स को केजी में बदलने के लिए आप 18 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो, केजी आ जाएगा। रेडियस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए आप 8 इंटू 10 टू द पावर -2 कर दो, मीटर्स में आ जाएगा। तो अगर आप मास को यहाँ केजी में लिखोगे, रेडियस को मीटर्स में लिखोगे, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है। तो आपके पास, अभी मैं फॉर्मूला बना देता हूँ पूरा, आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर, ये 2 और पाई, और साथ में एम आर स्क्वायर अपॉन आर, और सॉल्व करके आपके पास आएगा, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर। इस 4 पाई स्क्वायर एम आर में आप 4 तो नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, और एम मास और आर रेडियस। अगर आपने मास को ग्राम्स में ही पुट कर दिया और रेडियस को सेंटीमीटर्स में ही पुट कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आंसर आएगा वो फोर्स का आंसर आ जाएगा, पता है कितना? जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी डाइन्स में, ये ध्यान रहे। अगर आपने 4 और पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, 4 का वैल्यू तो 4 ही है और पाई का वैल्यू 3.14 ही रखना है। लेकिन अगर आपने मास को ग्राम्स में ही पुट किया और रेडियस को सेंटीमीटर्स में ही पुट किया, यानी ये दोनों वैल्यूज एज इट इज पुट कर दिए क्यों के त्यों, तो आपका जो फोर्स का आंसर है वो डाइन्स में आएगा, क्योंकि आपने सभी सीजीएस में लिए हैं तो फोर्स भी सीजीएस में आएगा। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डाइन्स होता है। अगर आपने इसको मास को केजीज में कन्वर्ट करके पुट किया और रेडियस को मीटर्स में कन्वर्ट करके पुट किया, तो आपका जो फोर्स का आंसर है वो काय में आएगा? जो भी आंसर सॉल्व करके आएगा वो न्यूटन्स में आ जाएगा। वो अब आपकी मर्जी है, आप न्यूटन्स में निकालना चाहते हो या डाइन्स में निकालना चाहते हो। फॉर्मूला ये कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी ये डिस्क गोल गोल घूमेगी तो इस पर रखा हुआ ये कॉइन भी सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी ये,
जिसमें आपको एम और आर गिवन था। वेलोसिटी निकालने के लिए आपने 60 आरपीएम वैल्यू को यूज किया। 60 आरपीएम का मतलब 1 मिनट में 60 रोटेशन, तो 60 सेकेंड्स में 60 रोटेशन, 1 सेकेंड में 1 रोटेशन। 1 रोटेशन के टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं, एक चक्कर का टाइम। वेलोसिटी निकालने के लिए एक चक्कर में कितना डिस्टेंस अपॉन एक चक्कर का टाइम। तो t1 था तो 1 नीचे रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो वेलोसिटी 2 पाई आर ही आ गई, वो आपने यहाँ पर पुट कर दिया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट डाउट सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट डाउट की तरफ। यह है आपके सामने सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट डाउट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बॉल ऑफ मास 100 ग्राम्स इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। कीपिंग द स्ट्रिंग taut, the ball describes a horizontal circle of radius 10 centimeter. Find the angular speed. सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम अच्छी तरह समझ लें। इस डायग्राम में एक बॉल है जो 100 ग्राम्स की बॉल है, एक स्ट्रिंग जो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है और बॉल उससे ऐसे बंधी है, और ये बॉल ऐसे इस पॉइंट को मैं O मान लेता हूं। ये स्ट्रिंग है A से B तक, और ये बॉल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है। ठीक है जी। वैसे अगर आप इसको नहीं घुमाओगे तो ये जो थ्रेड है 40 सेंटीमीटर का, इससे अगर आप बॉल को हैंग करोगे तो हैंग में ये ऐसे रहेगी, सीधे बिल्कुल। और उस कंडीशन में बॉल का वेट mg ऐसे एक्ट कर रहा होगा और रस्सी में टेंशन ऐसे होगी। इसको आप पेंडुलम जैसा भी एज्यूम कर सकते हो। लेकिन आपने क्या किया, इस बॉल को ऐसे घुमा दिया चारों तरफ हॉरिजॉन्टल सर्कल में, यानी बॉल को ऐसे ले जाकर ऐसे घुमाना शुरू कर दिया। स्ट्रिंग, कीपिंग द स्ट्रिंग टाउट मतलब ये रस्सी पूरी स्ट्रेच्ड होनी चाहिए, यानी रस्सी ढीली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। टाइट होगी तो ये तभी उसमें टेंशन होगी। तो आप ये एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कर सकते हो। कोई स्ट्रिंग वगैरह ले लो, घर में रस्सी धागा कुछ मिल जाए, उसके ऊपर कोई बॉल जैसी चीज बांधकर उसको ऐसे एक जगह से यहां से पकड़ के आप ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा सकते हो, हॉरिजॉन्टल सर्कल। और यहां ये बताया गया है कि सर्कल का रेडियस, ये मैं दिखाता हूं, इस सर्कल का रेडियस r है। ठीक है जी। अब आपको दिखाते हैं कि ये बॉल के घूमने पर इसमें फिजिकल कॉन्सेप्ट क्या है। ये एंगल अगर थीटा बोल दिया जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कौन सा एंगल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ये रस्सी में टेंशन, हर रस्सी को बताया था किसी ऑब्जेक्ट को जब रस्सी से हैंग करते हैं तो रस्सी में टेंशन हो जाता है। अब ये रस्सी का जो टेंशन है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा t cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, t sin थीटा। और ये आपका कंपोनेंट हो, ये
होगा रस्सी का mg। जब ये बॉल इस पोजीशन पर है, देखो मैंने अभी बताया था कि बॉल अगर सीधी ऐसे लटकी होती है तो mg पूरे को बैलेंस कर लेता है रस्सी में लगने वाला टेंशन। बस दो ही फोर्स लगती हैं, एक तो बॉल का वेट mg डाउनवर्ड और रस्सी में टेंशन ऊपर की तरफ। रस्सी को टेंशन रहता है कहीं मैं टूट ना जाऊं। लेकिन जब आपने ये इस तरह से स्लांट कर दिया, इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन सीधे पोजीशन जो नीचे लटका हुआ था उसके बाद कुछ एंगल बनाया, तो अब रस्सी टेढ़ी होने पर रस्सी का टेंशन जो है उसका कंपोनेंट्स हो जाएंगे दो, और उसका कॉस कंपोनेंट थीटा वाली तरफ हमेशा कंपोनेंट कॉस होता है, ये आपको याद रखने के लिए बताया भी गया है, और इसका डेरिवेशन भी हमने किया हुआ है कि थीटा वाली तरफ का कंपोनेंट हमेशा कॉस क्यों होता है। तो टी का कॉस कंपोनेंट बैलेंस कर देता है mg, और टी साइन थीटा बैलेंस करता है mv² बाई r को। यही कॉन्सेप्ट हमने यूज करना है। इसको हम हटा देते हैं। क्या क्या बोला हमने? टी साइन थीटा बैलेंस करता है mv² बाय r को, या ये कहें टी साइन थीटा प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और टी कॉस थीटा बैलेंस करता है mg को। आप इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं कि टी साइन थीटा क्योंकि अंदर की तरफ लग रहा है तो वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स लगने पर वो गोल गोल घूमता है तो उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगती है। दोनों ही बातें सही है। अब हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा mv² बाय r डिवाइडेड बाय mg, और t से t हो जाएगा हमारा कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहां लिखता हूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू v² बाय rg। ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। यानी ये पेंडुलम जैसी चीज, ये बॉल अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है तो आपका ये tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा? mv² बाय rg के। लेकिन यहां पर फाइंड द एंगुलर स्पीड पूछा है तो आपको एक रिजल्ट, एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन के थ्योरी के लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो ये आपको जरूर मिलेगा। तो अब आप इस इक्वेशन को जब यहां पुट करेंगे, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू v की जगह r² ओमेगा² बन जाएगा। नीचे r है ही और g है, ये v की जगह हमने r ओमेगा रख दिया, तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, एक r से एक r कैंसिल होगा। आपके पास यहां लिखता हूं देयरफॉर करके tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा² अपॉन g। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करनी है? फाइंड द एंगुलर स्पीड। तो आप एंगुलर स्पीड ओमेगा² को लिख सकते हैं g tan थीटा अपॉन r, और आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g tan थीटा बाय r। g को आपने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, r को नीचे डिवाइड किया, ओमेगा² की वैल्यू आ गई, और ओमेगा² को में से स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा।
अंडर रूट के अंदर जी टेन थीटा बाय आर। अब जी का वैल्यू आप जानते हो 9.8 होता है। आर, ये आर रेडियस है, ये रहा हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ये जो आप रेडियस आर बोल रहे थे, ये इस सर्कल का रेडियस है जो ये बॉल जो है जिसमें घूम रही है। तो ये आर आप 10 सेंटीमीटर रख सकते हो इसको मीटर में कन्वर्ट करके। बाकी बचा टेन थीटा का वैल्यू। इन ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें टेन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी OB। OB ये परपेंडिकुलर, और बेस होगा AO। ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, जिसमें से आपको OB तो मालूम है R, लेकिन OA नहीं मालूम है। अब OA कैसे मालूम करोगे? इसको यहीं छोड़ दिया, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू आप यहां जब पुट करोगे तो आपको OB अपॉन OA मालूम करना पड़ेगा। अब OB तो आपको पता है R, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, लेकिन OA नहीं पता है। OA फाइंड आउट करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसी ट्राइंगल में AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो इससे आप OA स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे? AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो OA की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ये आप OA फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, क्योंकि AB A से B तक जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये है। ये जो A से B तक है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, जो कि कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो AB आपके पास 40 सेंटीमीटर है, तो आपके पास OA की वैल्यू आएगी अंडर रूट 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, क्योंकि OB ये रहा OB। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आप OA की वैल्यू निकालोगे। OA की वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे, और उससे OB की वैल्यू पहले से ही आपको पता है, उससे टेन थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे। R भी आपको पता है, G भी आपको पता है, ओमेगा एंगुलर स्पीड आ जाएगी आपकी काय में? रेडियन पर सेकेंड में। अगर आपने सब कुछ SI सिस्टम में लिया तो ध्यान रहे ये सब सेंटीमीटर्स में आया है, ये आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर आपको वैसे जरूरत यहाँ पड़ेगी नहीं, क्योंकि टेन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी, और इसकी यूनिट नहीं होती टेन थीटा की, तो ये क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है। R की वैल्यू जो भी आप पुट करोगे यहाँ पर वो मीटर में पुट करना है, G की वैल्यू रखना है, ओमेगा आ जाएगा। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है, उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। बाकी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिक्कत नहीं देगा कि जब भी ये जो ये जो स्ट्रिंग है इससे कोई ऑब्जेक्ट लटका के उसको ऐसे यहाँ गोल गोल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है, तब किसी भी पॉइंट पर रस्सी का टेंशन जो है दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होता है, और उसका कॉस कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है, साइन कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है, उतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। कौन सी फोर्स किसको बैलेंस करती है ये हम पहले बहुत बार कर चुके हैं थ्योरी में, और उससे हमें टेन थीटा का फॉर्मूला भी मिल चुका है बहुत बार, ये V² बाय RG, और हम इस V में बस R ओमेगा रख के
ओमेगा की वैल्यू के लिए सॉल्व कर देते हैं, बाकी टेन थीटा की वैल्यू हम मैथमेटिक्स से निकाल लेते हैं, वो आपके ये सारा मैथमेटिकल पोर्शन है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपको जी टेन थीटा की और आर की वैल्यू रखने पर ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ दिस बॉल, ये गोल गोल घूमने वाली जो एंगुलर स्पीड है वो दे देगा। ओके जी, तो ये आपका सॉल्व होता है अगला प्रॉब्लम भी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट डाउट की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट डाउट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कर्व्ड रोड फॉर्म्स एन आर्क ऑफ रेडियस 800 मीटर। ये आपका जो कर्व्ड रोड है, ये देख रहे हैं, यहां कहीं इसका सेंटर होगा जिसके अलोंग एक कर्व ट्रैक बना हुआ है, और इस पूरे ट्रैक का रेडियस जो है, सही नहीं बना, दोबारा बना देते हैं, ऐसे बनाएंगे। इस पूरे ट्रैक का जो रेडियस है ना, वो आपका 800 मीटर है। मैंने इस पूरे ट्रैक के इनर एज और आउटर एज के बिटवीन का सेंटर मीन पोजीशन ले लिया। अ कर्व इन अ रोड फॉर्म्स एन आर्क ऑफ रेडियस 800 मीटर। ये रेडियस 800 मीटर, ये जो रोड बनी है वो इस सेंटर के अलोंग बनी होगी। इफ द रोड इज 91.6 मीटर वाइड, गौर फरमाएं जरा, ये जो रोड की विड्थ है वो 19.6 मीटर है, यानी ये पॉइंट O और ये पॉइंट X, ये जो OX डिस्टेंस है ये 19.6 मीटर है, एंड द आउटर एज इज 1 मीटर हायर देन द इनर एज। ये जो सड़क की बाहर की एज है ये इनर एज से 1 मीटर ऊंची है। ये इनर एज है O और ये आउटर एज है X, ये ऊपर उठा दी गई है। कैलकुलेट द स्पीड फॉर विच इट इज बैंक्ड। देखो, स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको वही कंडीशन बताई गई थी कि r cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg और r sin थीटा को बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर बाय r। इसमें फ्रिक्शन को यहां पर नोटिस नहीं किया गया, तो हम सीधा लिखते हैं r sin थीटा को बैलेंस कर रहा है कौन, mv स्क्वायर बाय r, और r cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड इक्वेशन थी, और हमने इन्हें डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg आ गया था। अब आपको ये पता लगाना है कि कितनी स्पीड होगी इस कार की अगर रोड को जैसा दिखाया गया उतना बैंक कर दिया। तो वहां पर जहां आपको थ्योरी पढ़ाया गया था वहां ये बोलते थे कि आपको ये थीटा गिवन होगा, देख रहे हैं ये, तो आप थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो tan थीटा, में थीटा यहां डाल देंगे, r है ही 800 मीटर, g पता है 9.8, वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, यहां आपको इस थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है। कोई बात नहीं, यहां देखो, इन ट्राइंगल OAX, OAX ट्राइंगल दिख रहा है सबको, O ये रहा A, ठीक है बात, ये रहा OAX, ट्राइंगल OAX में tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी, ये थीटा है तो tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/19.6। सीधा इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 1/19.6 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। r कितना है, ये रहा r,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 800 इंटू 9.8 अपॉन 19.6 और v की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 800 इंटू 9.8 अपॉन 19.6। इसका तो कैलकुलेशन भी बड़ा आसान है, दिखाऊं कैसे? ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल करना आता है बच्चों को। 9.8 से ये कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 98 2 जा 196 होता है, और 2 से 800 कैंसिल करेंगे, अंडर रूट के अंदर 400 आएगा, और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है। तो ये आपकी जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वो जो फॉर्मूला आपका था जो आप डिराइव भी कर चुके हो, ये फॉर्मूला बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स करके एक टॉपिक था, उसमें कराया गया था। उस फॉर्मूले में बस आपने ये बता दिया कि ये जो रोड बनी है उसका इनर एज नीचे है, आउटर एज उससे 1 मीटर ऊंचा है, तो ये ट्राइंगल जैसा बन रहा है सामने से देखने पर। इसमें tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है, इस डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन रेलवे ट्रैक के लिए भी आता है। अगर ये सर्कुलर रोड के बजाय एक ट्रेन का ट्रैक हो और वो ट्रैक सर्कुलर और उस पर ट्रेन जा रही हो, तो ट्रेन का आउटर ट्रैक भी थोड़ा सा ऊंचा और इनर पटरी थोड़ी सी नीची बनाई जाती है, उस पर भी ये क्वेश्चन काफी। बुक में इसके सॉल्यूशंस जहां भी दिए हैं बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं, मैंने बहुत आसान सॉल्यूशन बच्चों को बताया, आंसर इससे भी बिल्कुल परफेक्ट और सही आ रहा है। तो ये आपके डाउट्स सब क्लियर हो जाते हैं अब, जितने आपने मुझे भेजे थे। अब हमारा जो पेंडिंग क्वेश्चन पेपर्स का सिलेबस था वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों को रोटेशनल मोशन चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नई यूनिट रोटेशनल मोशन के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।